कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जी हाँ, बहुत सारी शादियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में परीक्षा भी आपका नज़दीक आ रहा है। जी हाँ, उसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, अपने ट्रैक को फोकस करना है। आपका जो एम है उस पर कायम रहना है, तैयारी को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होने देना है, यह आप मान के चलिए। जी हाँ, 28 से आपका सीटेट का करेक्शन जो कि गलती है उसका भी समाधान के लिए पोर्टल खुल जाएगा। समाधान 28 से 5 दिन होंगे, यानी कि 3 तारीख तक शायद होने को है और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आने की प्रक्रिया जो है 10 तारीख के बाद चालू हो जाएगी। परीक्षा आपका दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसी बीच कुछ ईवीएस कंटेंट पर भी चर्चा कर लेते हैं। ईवीएस के 2 कंटेंट मैं लाया हूँ जिस पर सवाल आते हैं। पहले एक लाइन के सवाल आते थे, लेकिन इस बार ईवीएस में देखा गया है कि जो सवाल आ रहे हैं उसके 4-5 बिंदुओं को पूछा जा रहा है। जी हाँ, और उसके बाद ऑप्शन में दे दिया जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन में ए बी होता है, बी ऑप्शन में ए बी सी होता है, सी ऑप्शन में ए बी सी डी होता है। उसके बाद जो डी ऑप्शन होता है उसमें नॉन ऑफ दैज या इनमें से कोई नहीं, ऐसा लिख के ऑप्शन आ रहा है। तो कहने का मतलब कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है। आप लोग ऐसे बातें तो कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व तो आप लोग कर लेते हैं, लेकिन इसी में अगर पूछ दिया जाए कि मधुबनी पेंटिंग जो है कैसी होती है, चित्रकारी क्या चीज़ की चित्र बनाई जाती है और किन किन रंगों का इस्तेमाल होता है, जो आपको नहीं मालूम। जी हाँ, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए टॉपिक भी सीटेट ऐड कर रहा है। तो उसमें इस बार जो आपके बिहार में ट्रेंडिंग चीज़ है वो है सोनपुर मेला। जी हाँ, आज की इस वीडियो में यही चीज़ बात करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस भी जो होते हैं क्वेश्चंस के, तो आप किस प्रकार से उसको पकड़ पाएंगे। और सबसे पहले जान लेते हैं बिहार मधुबनी पेंटिंग के बारे में। उसके बाद जानेंगे गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा का जो किला है उसके बारे में, कहाँ से रिलेटेड है, क्या है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में। जी हाँ, देखिए मधुबनी पेंटिंग बिहार का एक ज़िला है जो मधुबनी ज़िला के नाम से जाना जाता है और वहाँ की जो चित्रकारी है, पेंटिंग है, उस ज़िला के ही नाम से फेमस है। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे किन मौके पे पेंटिंग बनाई जाती है। तो घर में कोई त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो, कोई पूजा हो, शादी हो, किसी भी छोटी बड़ी खुशियों वाली जो फंक्शन होती है उसमें यह चित्रकारी की जाती है। दूसरे जगहों पे साउथ में जाएंगे आप तो वैसे मौके पे रंगोलियाँ बनाई जाती है तरह तरह की, लेकिन बिहार में मधुबनी एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे त्यौहार और खुशी के मौके पे चित्रकारी बनाई जाती है। यह चित्रकारी जो बनाई जाती है किन चीज़ों से बनाई जाती है, तो पीसे हुए चावल में रंग का मिश्रण करते हैं और उसी से बनाई जाती है। जी हाँ, रंगों के मिश्रण के लिए फूलों के पत्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है और रंग नीला फूलों के पत्तों के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे कलर्स को तैयार करने के लिए फूल, पेड़, हल्दी और जो है नील आप लोग को मालूम होगा जो कपड़ा में डालते हैं वो, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके कलर तैयार किया जाता है। और चित्र जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है इंसान, जानवर और वृक्ष, पेड़ पौधे के साथ दर्शाया जाता है। बहुत अच्छा पेंटिंग लगता है, देखने को भी मिलता है बहुत जगहों पे मधुबनी पेंटिंग, और यह इसीलिए विश्व विख्यात भी है। तो चलिए, इस पेंटिंग का नाम इस जिले के साथ है ये तो आपको मालूम है, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो अगर सीटेट ऐड करना चाहे तो वर्तमान में आपके यहाँ आपके बिहार में सोनपुर मेला लगा गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो यह है जो आपका एशिया प्रसिद्ध मेला तो है ही, क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा मेला ये लगता है। और खासियत यह है कि यहाँ पे सारी वस्तुएं मिलती हैं। पहले के ज़माने में अगर चले जाए तो आज भी उसी चीज़ को मान के लोग चलते हैं कि सारे जानवर से लेके इंसान तक सब कुछ की व्यवस्था, सब कुछ बिकता था पहले। लेकिन आज के डेट में जो मेला है, जानवर, पशु, मिठाइयाँ, कपड़े, वस्तुएं इत्यादि, खेलने के सामान, बहुत सारी चीज़ें बिकती है। लेकिन तरह तरह के जानवर भी वहाँ आपको इस मेले में बिकते हुए दिखाई देंगे। तो सोनपुर मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला है, जो कि बिहार के सारण जिले में पड़ता है। चलिए
गोलकुंडा के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, गोलकुंडा जो है वह आंध्र प्रदेश का ही एक ज़िला है। इसके बारे में है कि गोलकुंडा जो है उसकी बनावट अगर आप देखेंगे, गोलकुंडा एक किला है जहाँ पे शासक हुआ करते थे। विध्वंस और बुर्ज के नाम से उस गोलकुंडा के किला को जाना जाता था और कुतुबशाही जो थे वो वहाँ के शासक हुआ करते थे। उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा वो जो 1687 तक शासन किया गया। जी हाँ, यह बनाया जो गया था 12वीं शताब्दी में, 12वीं ईस्वी में बनाई गई थी। लेकिन उस समय और आज के गोलकुंडा में अंतर क्या है, तो जब वो बनी थी तो मिट्टी की हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब कुतुबुद्दीन शाही का शासन आया तो उन्होंने इसको पत्थरों और ईंटों से बनवाया, जो कि बहुत ऊंची इमारत है। वहाँ से पूरे ज़िले का मुआयना वो कर लिया करते थे। वो इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने के जो घर होते थे किले से तो छोटे होते थे और आजू बाजू में जो होती थी वो खाइयाँ होती थी। यानी कि पहले जो शासक घर बनाते थे वो पत्थरों के मेड़ पे सबसे ऊपर बनाते थे, तो वहाँ से आसान होता था पूरे ज़िला को, पूरे अपने साम्राज्य को देखना। वो इसलिए भी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसलिए भी कि कोई और दूसरा राज्य का राजा हमारे पीछे तो लगा हुआ नहीं है, हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं करे। ये सारी चीज़ों को, स्थिति को ऑब्जर्व करने के लिए ऐसी हुआ करती थी। इसी सब्जेक्ट में यह है। देखिए यहाँ पे पॉइंट कुछ हमने लिखा है। इसकी दीवारों का एक बड़ा भाग गोलाकार शेप में है। अगर आप जाएंगे गोलकुंडा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसका जो दीवार का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो फ्रंट का भाग, यानी कि चारों तरफ से, तो वो पूरा गोलाकार है और सबसे बड़ा है। वो इमारत की सबसे बड़ी भाग वही गोलाकार शेप का ही है, जिसे विध्वंस या बुर्ज के नाम से जानते हैं। कुतुबशाही सुल्तान ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इन्होंने जो शासन किया, लगभग ये आपका कितना हो गया, मान के चले कि इधर 80 या 82 साल, उधर 87 साल, यानी कि लगभग 150 साल से ऊपर 170 साल के आसपास इन्होंने शासन किया। और इससे पहले 12वीं शताब्दी में गोलकुंडा जो है मिट्टी का बना हुआ था, यानी कि उससे पहले भी जो शासक थे उन्होंने गोलकुंडा को मिट्टी से बनवाया था, मिट्टी द्वारा निर्माण था। अब जो है ऊंची और गोल दीवारें दूर दूर तक देखने में मदद करती है, जिससे कि आक्रमण करने का पता चल जाए। जी हाँ, मैंने इस बात को पहले ही बताया कि ऊंची इसलिए हुआ करती थी। आप किसी भी किले में जाइए तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये उस ज़माने में सबसे ऊंची इमारत ज़रूर होगी, क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग शहरों में बन रहे हैं, इसलिए इनकी साइज़ें छोटी लग रही है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था कि जो साम्राज्य के लोग हुआ करते थे वो झोपड़ियों में रहा करते थे, उनकी किले नहीं होती थी। जो वहाँ के शासक हुआ करते थे उनकी किले होती थी, जो कि वो पूरे साम्राज्य को अपना उस किले के माध्यम से देखते थे। इसलिए ज़रूरी है कि उनका किला जो होगा बड़ा ही होगा, ऊँचा ही होगा। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया और असफल रहा। जी हाँ, औरंगजेब ने भी एक बार प्रयास किया है कि गोलकुंडा पे कब्जा जमाया जाए, लेकिन वह असफल रहा। लगभग 8 महीने तक अपने सैनिकों के साथ उसी खाई में, किले के बाहर की जो खाई है, इंतज़ार करता रहा कि कब हमें मौका मिले कि हम कब्जा कर ले, आक्रमण कर ले, लेकिन फिर भी वो असफल रहा। यानी कि 8 महीने तक अपनी सेना के साथ असफल रहा। और उस समय की जो बंदूकें हुआ करती थी, आप किसी अगर म्यूजियम में गए होंगे तो देखे होंगे कि वो बंदूकें जो हुआ करती थी वो 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट तक की बंदूकें हुआ करती थी। और बनी किस वस्तु से होती थी? ब्रंज से, कांस, ब्रंज। जी हाँ, आपको एक बात और बताते चले कि ब्रंज जो है, कांस जो है, कांस की बंदूक उस समय चलती थी। और ये बना किस चीज़ से होता था? तो टीन और तांबा का मिश्रण होता था। ये तांबा इसमें डालने पर ये ब्रंज हो जाता था, जिसको हम लोग कांस के नाम से जानते हैं। ये होता था कांस का मिश्रण, जो कि टीन और तांबा से निर्मित होता है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि जंग ना लग सके, और भी उसके तकनीकी जो चीज़ें है, खासियत है, वो ऐसा होने का वजह ये भी रहता था कि जंग नहीं लगता था, और दूसरा कि फायरिंग के बाद वो गर्म नहीं होता था। इसलिए ऐसी चीज़ों की जो औजारें होती थी बनाई जाती थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।